अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू दिया ज़हरा नॉवेल्स। ज़्यादा बातें नहीं, बस थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देंगे कि पहले एक वीक से राइटर की तबीयत ख़राब थी। शायद उन्होंने आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू बताया होगा, सो आप वहाँ पे प्लीज़ एक्टिव रहा करें। और उसके बाद हमारे नेट का इशू है वो कि 2 दिन से चल रहा है, क्योंकि जिस दिन हमने वीडियो अपलोड करनी थी ना, उस दिन से चल रहा है। हमें लगा कि ख़त्म हो जाएगा, शाम को कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। पता नहीं वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगी या नहीं, लेकिन हम फिर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। एपिसोड 3 एपिसोड को रीड आउट करेंगे। फिर आज संडे को हम जितनी एपिसोड हुई ना, तो उतनी एपिसोड को रीड कर देंगे। ऐसे ही हफ्ते में मतलब एंड तक जितनी एपिसोड हुई ना, उतनी एपिसोड को रीड आउट कर दिया करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं होता, तो इस वजह से। वरना आप लोग देख लें, किसी और वॉइस ओवर के साथ भी रब्ता कर सकती हैं। वो एक हैं लड़की, वो उनको बोल सकती हैं। तो वरना हम तो आपको ना एंड पे ऐसे करके दे दिया करेंगे जितनी हुई। अभी 3 है हमारे पास, तो एंड में संडे या मंडे तक जितनी हुई ना, तो वो कर देंगे, ठीक है। आप लोगों को पता है कि नावल के एपिसोड अगली मतलब जो एपिसोड होंगी, 2 या 3 जितनी भी हुई, वो संडे या मंडे को आएगी, ठीक है। नावल मिस्टर पोजेसिव लव एपिसोड 48 दिया ज़हरा नॉवेल्स को रीड आउट करेंगे। कॉपी पेस्ट मत करें जब तक कि उनके चैनल पे नावल कंप्लीट ना हो जाए। उनके चैनल पे नावल कंप्लीट हो जाए, फिर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ हो तुम? मोबाइल की दूसरी जानिब से संजीदगी भरी आवाज़ उभरी थी। इसने लब काटे। वो उससे उस दिन की खफा थी, लेकिन कुछ हद तक बस। अपने लिए उसका इस हद तक जाना उसके दिल में एक अनजानी सी कली को खिला गया था, शायद मोहब्बत की कली को। रहमत से मिलने आई थी हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी, इधर उधर नज़रें घुमाते हुए टैक्सी को ढूंढ रही थी। ठीक, वही रुको, मैं आता हूँ, उसने तेज़ी से कहा। और इससे पहले वो लड़की कुछ बोलती, वो कॉल कट कर चुका था। वो नफ़ी में सर हिला की। वो ऐसा ही था, जल्दबाज। वो एक साइड पर खड़ी हो गई थी। उसके लबों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी, और वजह वो शख्स था। हाँ, वो खुदगर्ज शख्स। अजीब था वो। कभी ऐसा अंदाज कि यमन वहीद खुद पर इश्क करती, और कभी ऐसा अनजान लहजा कि वो हैरान रह जाती थी। लेकिन जो भी था, उसे याद था उसका कहा गया जुमला, मैं फ़क्त तुम्हारा हूँ। वो सिर्फ अल्फाज नहीं थे, वो एहसास था, लाखों करोड़ों से बहुत ऊपर का कोई एहसास, जैसे अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं होता, कोई भी नहीं। मुझे सोचकर जो तुम मुस्कुराती हो, एक से तुम ये भी करती हो तुम मेरे दिल पर। एक हल्की मुद्दर सी सरगोशी उसे अपने कान के करीब महसूस हुई थी। उसने पलट कर देखा। वो सीने पर बाजू बांधे लापरवाह सा खड़ा था। उसकी आंखों की चमक और बात पर वो ज़ेरे लब मुस्कुराते रुख फेर के चलें। उसके सामने आते उसने चमकती काली आंखों से उसे देखा, जो धीमे से मुस्कुराती, इस बात में सर हिलाती आगे बढ़ गई। वो सामने देखते रुक गई थी। उसने हैरत से गर्दन मोड़कर उस शख्स को देखा। क्या इस पर जाएंगे हम? उसने सामने खड़ी उसकी हैवी बाइक को देखते हैरत से सवाल पूछा, जो कंधे झुका गया। नहीं, मैं इस पर नहीं जा सकती। इसने तेज़ी से नफ़े में सर हिलाया। उसे हल्का सा डर महसूस हुआ था। वो हैरत में थी। इतने अमीर हो तुम, एक गाड़ी ही ले आते मुझे पिक करने के लिए। वो नज़रें घुमाते कभी बाइक को तो कभी उस शख्स को देख रही थी। गाड़ी ले तो आता, लेकिन उसमें एक मसला था। उसका हाथ पकड़ते वो आगे बढ़ते बाइक के पास आकर रुका। उसकी बात पर यमन वहीद ने आंखों में सवाल लिए उसे देखा। क्या मसला था? उसने चुंबे से उसे देखते सवाल किया, जिसके लबों पर हल्की मुस्कुराहट रेंगती उस शख्स की दिलकशी को मज़ीद बढ़ा रही थी। तुमने सुना जॉन अलिया को? हेलमेट हाथ में लेते उसने एक बार हेलमेट को हवा में उछालते उसके चेहरे की नासमझी को देखा। वो महसूस हुआ था। जून लिया? कहाँ से आगे दरमियान में? वो हैरानगी से बोली। उसे इस हयात में उस शख्स की समझ हरगिज़ नहीं आ सकती थी, और ये तय था, सारा मसला ही उनका डाला हुआ है। वो ज़रा मत्थम लहजे में बोला। हेलमेट पहनते उसकी तरफ झुका। यमन वहीद ने चेहरा पीछे की जानिब किया, जिस पर शख्स ने इसके बाजू पर गिरफ्त बनाते उसे मज़ीद ऐसा करने से रोका। जॉन अलिया ने कहा। वो मध्यम आवाज़ में बोला था। यमन वहीद की आंखें फैल गई। वो इस शख्स की हेलमेट से झांकती काली आंखों के शहर में खुद को कैद होता महसूस करने लगी थी। क्या कहा है? वो खोए हुए लहजे में इंतहाई मध्यम आवाज़ में बोली। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया और उसकी फैली आंखों में झांका। दीवाना है तुम्हारा, कोई गैर नहीं है। रूठा है तो सीने से लगा क्यों नहीं लेते? वो मुस्कुराइश करते लहजे में इंतहाई मध्यम गंभीर आवाज़ में बोला कि वो इस शख्स की आंखों की बढ़ती चमक को देखती रह गई। वो खुद लब दबा कर इसे देखने लगा। उसकी बात पर उसके गाल सुर्ख होने लगे थे। वह नज़रें चुराते इधर उधर देखने लगी, फिर गहरा सांस भरा। तो इसमें बाइक से जाने का क्या जवाज़ है?
वो खुद की बढ़ती धड़कनों पर काबू पाते उसे देखते खुद को संजीदा करने की कोशिश करते बोली, जिसकी हालत पर महसूस हुआ, तो जवाब ये है, जब मैं बाइक पर बैठूंगा और तुम मेरे पीछे बैठोगी तो पीछे से मुझे गले लगा लेना, तुम्हारा हाथ मेरे दिल पर धरा होना चाहिए। वो लापरवाही से कंधे उचकाते उसे तंग करते बाइक पर बैठ गया, जबकि वो हक्का बक्का इसकी बात सुनते उसके आखिर में गले लगाने वाली लफ्ज़ों को सुनती पजल हुई थी। बैठो। उसने गर्दन से हल्का सा इशारा किया था। वही चिकचाती उसके पीछे बैठ गई, अलबत्ता उसे छूने से एहतियात बरती थी। वह इसके अंदाज पर खुलकर मुस्कुराया। उसने बाइक सड़क पर लाते स्पीड एकदम तेज कर दी कि वो खौफजदा होती इसे सख्ती से पकड़ गई। अब मैं तुम्हें रोज़ बाइक पर ऑफिस लेकर आया करूँगा। उसके मखरूती हाथ अपने दिल के मुकाम पर धरे देख वो शौक होते बोला था, जिस पर उस लड़की की आंखें फैल गई। लोग क्या कहेंगे, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक और बाइक पर ऑफिस आता है। वो आपको कंगाल समझेंगे। इसके खतरनाक इरादे सुनते वो तेज़ी से बोली थी कि कहीं वो अपना मन इस बात पर पक्का न कर लें। उसकी बात पर हवाओं से बातें करते हुए शख्स ने हल्की सी गर्दन मोड़ी और फिर वापस सामने देखा। तुम्हें सीने से लगाने के लिए तो मैं दुनिया छोड़ दूँ, तुम लोगों की बात करती हो। तुम्हारे हाथों का लिमिस मेरे दिल पर पाने के लिए मैं कंगाल भी बनने को तैयार हूँ। गर्दन झुकाए उसके अपने दिल पर धरे हाथ को देखते उसने ज़रा बुलंद आवाज़ में कहा था। उसकी बात सुनते उस लड़की के हाथ लर्ज़ उठे। उसका दिल एकदम बंद होते तेज़ी से धड़का। मुझे कार ड्राइविंग सीखनी है। वो एक और बहाना पेश कर गई थी। जैसा तुम चाहो, आज तो तुम्हें मैं सब कुछ सिखा कर हर बहाना ही ख़त्म कर दूँगा। ये कमबख्त अल्फाज हमारे दरमियान हाइल होते रहते हैं। उसने हल्की सी स्पीड तेज़ की। वो शौक लहजे में बोलता बात ही तमाम कर गया। यमन वहीद की आंखों में उसके लफ्ज़ों से शर्म का तासर उभरा। वो उसे घर ले आया था बकूल इसके, वो उसे हर चीज़ सिखाना चाहता था। अब जो भी वो बोलते। अंधेरे में बैठी वो छोटी लड़की बुला तवज्जुही से किसी गैर-मरी नुक्ते को तके जा रही थी। एकदम ही उसकी सांसें भारी चलने लगी। एकदम ही वो खुद को नोचने लग पड़ी। बहुत अचानक कुछ आंसू टूटकर दामन में गिरने लगे। बहुत अचानक वो खुद से बेजार हो गई। वह शख्स जैसा भी था इज्जतदार था, और वो लड़की, क्या इज्जत नामी चादर उसके सर पर थी? अगर ये सवाल उस लड़की के लिए था तो इसका जवाब था फ़कत एक लफ्ज़, नहीं। एकदम बहुत अचानक ही उसकी गमों की दहलीज पर किसी ने पहला कदम धरा और फिर दूसरा। एकदम ही वहशते आवारगी बढ़ गई। उसने सर उठाकर सामने देखा तो सांसें वही रुक गई। आंखों की पुतलियाँ सुकड़ गई। वो वीरानी भूल गई थी। उस वीरानी की जगह अब डर था। खान 3 हुरूफ टूट टूट कर लबों से मुश्किल आज़ाद हुए। वो एक नामुकम्मल सा लफ्ज़ बने। वो भारी कदम उठाता किसी पागल की तरह कमरे में दाखिल होते बिल्कुल इसके सामने खड़ा हो गया। वो अब गर्दन पूरी तरह उठाए उसे हैरत और खौफ से देखने लगी। फिर अचानक ही उसे इस अंधेरे से खौफ महसूस होने लगा। क्या उस शख्स की मौजूदगी की वजह से? नहीं, उस शख्स की मौजूदा हालत की वजह से। उसने कहा था, मैं जब तक इन्हें मिटा ना दूँ मैं तुम्हारे पास सामने नहीं आऊँगा। और आज पूरे 4 दिन बाद वो इस लड़की के सामने था, खून में लथपथ। हीर सावर को खौफ महसूस हुआ। अवान खान से वो यूं था मानो जैसे खून में नहाया हो। बिखरे बालों तक खून के छींटे थे। कपड़े, हाथ, चेहरा, हर चीज़ पर खून के धब्बे थे। तो वाकई आदमखोर साबित हुआ था हीर। वो मध्यम सा उसे पुकार बैठा और उसके कदमों में घिर गया था। वह खौफजदा सी हिचकी भर गई। आपने खून कर दिया? वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोलती पीछे को खिसकी थी। अवान खान की आंखों में हैरत उभरी। वो इससे दूर जा रही थी। वो तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ते उसे सीने में पींच गया। नहीं, वो लड़खड़ाता लफ्ज़ अदा करती अपने आप को इससे छुड़वाने की कोशिश में हाथ पांव मारने लगी थी। वो इज्जत को भूल गई थी। अब बस वो इससे खौफज़दा थी। हम घर चल रहे हैं हीर, 4 साल काफ़ी है। वो बहुत धीमे से शिकस्ता लहजे में बोलता उसके मचलते वजूद को काबू में करने की कोशिश करने लगा, जो मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। नहीं, आपके साथ नहीं जाना, आप कातिल हैं। वो चीखती उस शख्स को सख्ती से पूरी जान लगाते झटक चुकी थी, जिससे ज़रा सा दूर होते अपनी खाली बाजों को देखने लगा जिन्हें वह झटक चुकी थी। मेरे पास कुछ नहीं है, इज्जत भी नहीं, जाए यहाँ से। वो चीख पड़ी और पाँव सख्ती से ज़मीन पर दे मारे, बालों में हाथ फंसाए। वो कुछ भी कबूल नहीं कर पा रही थी, ना उस शख्स का खुद के लिए हैवान बनना, ना अपनी इज्जत का दागदार होना। उसकी बात पर वो मुठ्ठियाँ ज़ोर से पींच गया। ज़बत से उसकी आंखें लाल अंगारा हुई थी। वो ऐसे संभलने वाली ना थी। बेशक वैसे जितना मर्जी नरमी से समझा लेता। तुम्हें लगता है तुम्हें जाने दूंगा? हैवान बनने के बाद भी। उठो, हम घर चल रहे हैं। अर्ज़म घर पर अकेला है।
वो हर दर्जा नॉर्मल हो गया, जैसे ना तो उसे खुद के कपड़ों पर लगे खून के धब्बों की परवाह थी और ना ही उस लड़की की ज़हनी हालत की। वो बहती आंखों से उसे देखने लगी। हैवान, इंतहाई मध्यम लहजा, जैसे बस लबों की हल्की सी फड़फड़ाहट। अब आप मुझे नोचेंगे? उन हैवानों से बचकर मैं अब एक और हैवान के पास हूँ। वो बहके से लहजे में बेयकीनी से बोलती चलेगी। उसकी बात पर वो शख्स सकते में चला गया था। क्या वो लड़की से उसके जिस्म को नोचने वाला समझ रही थी? वो कुछ पल कुछ भी बोल न सका। सदमा ही इतना गहरा था, अल्फाज काटदार थे जो रूह पर खंजर लगा रहे थे। हीर, वो सख्ती से उसका बाजू दबोचे चीखा था। वो उसकी हालत को समझता था, लेकिन वो छोटी लड़की उसकी रूह को जख्मी कर रही थी। नोश डालें आप भी, मार डालें मुझे, दे निशानात, रुके क्यों है, मारे मुझे। वो आपे से बाहर होती है ज़ियानती अंदाज में चीखी थी। वो मुकम्मल बेबस हो गया। वो कितनी जालिम थी, इसे लफ्ज़ों का रोक देकर जवाबदाह भी नहीं हो रही थी। ऐसे सवालात के तपते सहरा में पटकते जवाबात का एक कतरा भी इसे नसीब नहीं कर रही थी। वो जालिम बन गई थी। वो बेबसी से इसे काबू करते खुद में पींच गया। उसकी आंखों में नमी सी चमकी। इसे ज़ारून खान को ज़मीन में गाड़ना था किसी भी कीमत पर। नहीं है कुछ भी खान, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। देखे मेरे हाथ खाली हैं, देखे ना। वो शिद्दत से हिचकियाँ भरते किसी बच्चे की तरह अपने खाली मैले हाथ इसके सामने करके वह ज़बत से जबड़े पींच गया। तकलीफ़ ने भी इंतहा कर दी। मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में ही साव्यार, और क़यामत तक रहेगा। उसने उसकी कमर से हिलाते अपना भारी खून से सना हाथ उसकी नरम फैली खाली हथेली पर रख दिया। वो सर इसके सीने से निकालते इसे साकत बहती आंखों से देखने लगी। आपको मुझसे कुछ हासिल नहीं होगा। एक आंसू टूट कर नीचे गिरा। वो बहुत खाली लहजे में बोली। उस शख्स का दिल डूब कर उपड़ा। मैं तुमसे फ़क्त मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे अलावा मुझे तुमसे कोई हासिल नहीं चाहिए। उसने नरमी से उसके हाथ पर दबाव बढ़ाया। वो बस उस हाथ को देखने लगी जिस हाथ में शख्स का हाथ था। दूसरा आंसू टूटकर उन हाथों पर गिर गया। मैं खाली हो गई हूँ खान, हिचकी भरी गई और लफ्ज़ बामुश्किल अदा हुए। वो ज़बत से आंखें मींच गया। तुम हीर ज़ाव्यार हो, और बाखुदा हीर ज़ाव्यार अवान खान के लिए हर हालत में मुकम्मल है। नरमी से इसके कांपते वजूद पर एक बाजू का हिसार सख्त करते उसके माथे पर लब रखे वह सांस रोक गई थी। उसे यकदम ही वो मंजर याद आने लगे। दूर रहें। उसने शख्स के हाथ से अपना हाथ बहुत अचानक ही खींच लिया और उससे दूर हो गई। अवान खान अपने खाली हाथ को देखता रह गया। हाथ खाली तो अब हुए हैं हीर ज़ाव्यार। वो बहुत मध्यम लहजे में से खाली नज़रों से देखते लब पीछे बोला कि वो इसकी वीरान आंखों को देख खामोश हो गई। ख़त्म जब से वो सोहबतें, मेरे मशगले भी बदल गए। कभी रोए शाम को बैठकर, कभी मकीदे को टहल गए। तेरा हाथ हाथ से छूट गया तो लकीरें हाथ की मिट गई। जो लिखा हुआ था वो मिट गया, जो नसीब थे वो बदल गए। सवाल ही पैदा नहीं होता दूरी का। तुम मेरी बीवी हो और तुम मेरे साथ मेरी आखिरी सांस तक रहोगी। वो सख्त लहजे में धारा था। यकदम इसकी खाली आंखों के तासर बदलते सर्द हुए थे। हीर ज़ाव्यार खौफसदा हुई थी। उठो, हम घर चल रहे हैं। वो आगे बढ़ा और दृश्य लहजे में बोलता इसकी कलाई दबोचे से ज़बरदस्ती खड़ा करते वो चलने लगा था, बगैर अपनी हालत की परवाह किए जो बिगड़ी हुई थी। नहीं, वो इसके साथ घसीटती खुद को इससे आज़ाद करवाने के जतन करने लगी थी, जबकि वो इसे अपने साथ लेते घर से बाहर निकलता चला गया। वो बुलंद आवाज़ में रोने लगी थी, लेकिन इस शख्स ने जैसे कान लिपेट लिए थे। वो इसे मज़ीद अज़ियत नहीं देना चाहता था। फ़क्त 2 मुलाकातों में वो जान गया था वह नरमी से इसे साने से बाहर नहीं निकलेगी, जब तक कि वह इस पर सख्ती करते इसे सब भुलाने पर मजबूर न करते। वो इसे इसके हाल पर नहीं छोड़ सकता था। वो इसे गाड़ी में पटकते खुद भी ड्राइविंग सीट संभालता ड्राइविंग करने लगा। मुझे नहीं जाना, मैं नहीं हूँ इस काबिल। वो इसके बाजू को दबोचे वहाँ नाखून काटते चीखी थी। जबकि वो ढीठ बन गया, वो अपने बाल बिगाड़ चुकी थी। इसके बाजू पर दांत काटते हुए इसे ड्राइविंग से रोक रही थी, लेकिन बेसुध। वो ज़बत के कड़े मराहल में था। नहीं जाना। वह मदम पड़ गई और सीट पर ढलक गई। अवान ने एक नज़र इसे देखा। वो होशो हवा से बेगाना हो चुकी थी। इसने गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी। वो एक बार फिर उसके इंतज़ार में गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। ब्लैक हाई नेक पर ब्लैक पैंट और ब्लैक ही लॉन्ग कोट पहने वो रिस्ट वॉच को देख रहा था। बकूल जाज़ब कमाल के, तुम वो वाहिद औरत हो जिसका इंतज़ार मैं ताहयात कर सकता हूँ। वो इसे हमेशा मोतबर करता था। उसने नज़र उठाकर देखा। वो फिर उसकी काली आंखें वहीं अटकी। उसके लबों पर एक मिसमराइज करती सहर अंगेज़ मुस्कुराहट रोनमा हुई। वो सुर्ख रंग जब बनाया होगा तो तुम्हें सोच कर बनाया होगा जाना। वो सुर्ख रंग जिसे उसके लिए बना था।
फ़क्त उसके लिए। कम से कम उस शख्स को यही लगता था। वो रेड फ्रॉक में मलबूस इसी की तरफ आ रही थी। इसकी लहराती जुल्फ़ें किसी काली घटा की माने थी जिसमें वह शख्स खुद को उलझता महसूस कर रहा था। और फिर बात तमाम इसके नाक पर पहनी नोज़पिन पर हुई थी, जहाँ जाज़ब कमाल खुद को बेबस पाता था। चलें जनाब, वह इसके करीब रुकते मुस्कुराहट दबा कर बोली थी। उसका सकता यकदम टूटा। जनाब तो जान से गए। उसके लिए ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलते वह मखमूल लहजे में बोला था। यमन वहीद ने उसकी हलचल करती गले की ऊपरी हड्डी को देखा जिस पर हाई नेक थी। जान लेने का हुनर भी रखते हैं। वह सरकस बात में हिलाती नज़र एक बार फिर इसके गले पर टिकाते बोलती गाड़ी में बैठी तो वह दूर होते सर को खम देते आगे को झुका। वो खुलकर हंसी थी। वो दूसरी साइड आकर बैठा और उसे सब समझाने लगा था। इसके सिल्की बाल इसके माथे पर घिरे हल्की सी हलचल पैदा कर रहे थे। वह इसके बालों के इस अजीब से रक्स पर गहरा मुस्कुराई। अगर मुझे ही देखना है तो चलो कमरे में चलकर फुर्सत से देख लो। वो इसकी नज़रों पर चोट करते हुए लब दबा कर बोला। यमन वहीद ने बेसाख्ता नज़रें घुमाते स्टीयरिंग पर हाथ जमाया। इतने भी पुरकशिश नहीं है बाप। वो सामने देखते धीरे से गाड़ी स्टार्ट कर गई। इसके बाद पर इसने सीने पर बाजू बांधे आईब्रो झुकाया। वो इसे तब ज़्यादा ख़ास लगने लगती थी जब उसे तुमसे आप करती थी। अगर कोई सवाल करता तुम्हें इस लड़की में सबसे ज़्यादा क्या बात पसंद है तो वह नहायत सुकून से जवाब देता। शर्माहट में उसका मुझे तुमसे आप कर देना। इतना पुरकशिश तो हूँ ना कि मेरी बीवी मुझ पर से नज़रें नहीं हटा पा रही। ज़्यादा की तलब भी किसे है फिर। वो इसकी स्टीयरिंग पर धरे हाथों पर हाथ जमाते उसे गाइड करते बोला तो वह बेसाख्ता इसे देखने लगी। अगर ऐसे ही मुझे देखती रही तो तुम जन्नत में जाओगी। अब वो फिर से उसकी बेख्तियारी पर चोट कर गया। जन्नफी में गर्दन हिलाते सामने देखते उसकी हिदायत सुनने लगी थी। और तुम? उसने कुछ पल ठहर कर सड़क पर नज़र जमाते पूछा। शाम के साए गहरे होते रात में बदल रहे थे और अपने हमसफ़र के साथ ये सफ़र खूबसूरत था। मैं तो जलाद शैतान हूँ ना, और जलाद शैतान जहन्नुम में जाते हैं। उसके चेहरे को देखते वो आम से लहजे में बेफिक्री से बोला। उसकी बात पर यमन वहीद ने बेसाख्ता उसकी तरफ देखा। जब उसने बाएं आंख विंक की तो वह कान की लोह तक सुरख पड़ती वापस देखने लगी। बड़ी मुश्किल से ड्राइविंग करते वो साथ में हंसे जा रही थी और वह बस इससे मुसलसल देख रहा था। इम्प्रेसिव, फास्ट लर्नर हो तुम। वो उसकी तारीफ़ कर गया जो वाकई अच्छे से गाड़ी को संभाले हुए थी। इसकी बात पर गर्दन अकड़ाते इतराई थी। वो तो मैं हूँ। वो फिर से इतराई थी। इसकी बात पर वो हंस दिया। इसकी वो मुस्कुराहट खुद में दुनिया समेट कर रखती थी। और अगर कोई यमन वहीद से पूछता तुम्हें शख्स पे क्या पसंद है तो वो बिला झिझक बोल देती। उसका एक तरफा मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखना जैसे मैं पूरी दुनिया समेट कर बैठी हूँ। ब्रेक कहाँ से लगाऊं? वो इसे देखते हड़बड़ाई थी। उसकी बात पर वो भी हड़बड़ा गया पाँव से। वो तेज़ी से बोला तो यमन ने इसे छुंबे से देखा। हो हाय, मैं तो मुंह से लगाने लगी थी। कैसे लगाऊं ये बताओ। वो चिढ़कर बोली थी। इसकी हालत पर वो होश में आते इसे बताने लगा। जिसने एकदम गाड़ी को ब्रेक लगाई और फिर इसे देखा। वो इसे देख रहा था। मुंह से या मुंह पर ब्रेक नहीं लगा सकती। वो बहुत आहिस्ता से ठहर ठहर कर बोला तो वो आंखें फैलाई से देखने लगी। क्यों? वो बेतुका सवाल कर गई जब वो गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी के करीब झुकते इसे देखने लगा। वो नासमझी से इसे देखने लगी। तुम औरत हो ना? वो लब दबाए मुस्कुराहट रोकने के चक्कर में सुरख चेहरा लिए बोला। तो वो भी नासमझी से उसे खिड़की पर झुका देख रही थी जो चमकती आंखों से इसे देखने लगा। औरत के मुंह को ब्रेक लग जाए ऐसे मौत से कहाँ दुनिया में होते हैं। अब ये जन्नत थोड़ी है। वो कहका लगा कर हंसते चला गया। जबकि उसकी बात सुनती वो मुंह फैलाए उसे देखती गाड़ी का डोर खोलते बाहर निकलते उसकी तरफ भागी। वो आगे भागने लगा था। एक कदरे कम गहमा गहमी वाली सड़क पर वो दोनों आगे पीछे भागते जिंदगी से भरपूर लगे थे। जब वो इस तक पहुँचते इसे बाजू से पकड़े उसके साथ चलने लगी थी। जाज़ब पैसे दो। इसने सड़क के किनारे बैठे फ़कीर को देखकर इशारा किया जिसकी बात पर इसे आंखें चोटी करते देखने लगा। वो क्यों? वो भुएं उठाते बोला था। यमन ने इसे घूरा। तुम्हें सवाब होगा किसी की मदद करके। वो समझदार सी बोलती इसकी बाजू पर गिरफ्त सख्त कर गई जिस पर बस बात में सर हिला गया। और सवाब क्यों चाहिए मुझे? वो सवालिया हुआ तो यमन ने दांत कचकाए। तुम जन्नत में जाओगे। वो मुस्कुरा कर बोली थी जिस पर नफ़ी में सर हिला गया। मुझे पता है मैं जहन्नुम में जाऊँगा। चलो घर चलें। वो इसलिए पलट गया। वो फ़कीर वहीं बैठा था। इन दोनों को जाता देखता रहा जबकि यमन वहीद इसके इस कदर पक्के अंदाजे पर हैरान थी। वह खूफकी से मुँह फैला गई। गौर किया जाए कोई नुक्ता नज़र ना उठाए अंदाज़ा लिखा हुआ है। अंदाजे से उसने कहा उसे कोई मतलब ऐसी नहीं है कि वो कहे कि मैंने जहन्नम में जाना तो वो जहन्नम में ही जाएगा।
जस्ट उसने अंदाज़ा लगाया, और वो अंदाज़ा क्यों लगाया है वो आपको अगली एपिसोड में पता चल जाएगा, ठीक है। वो खुद इस बार गाड़ी ड्राइव करने लगा और वो मुंह फैलाए बैठी रही। वो सुकून से घर गए थे। वो तेज़ी से उतरती, कमरे में जाते वैसे ही बेड पर लेट गई। मैं जहन्नम में जाऊँगा। वो मुंह फैलाए खूफकी से इसकी नकल उतारते, आंखों पर बाजू रखी, वो कोट उतारते इसके बराबर में आकर लेट गया। वो इसे देखने लगा जो आंखें मूंदे लेटी थी। थोड़ी देर बाद वो आहिस्तगी से इसे देखते बेड सूटा, शूज़ पहने, कोट पहना और बड़े दबे कदमों से बाहर निकल गया। उस लड़की ने झट से आंखें खोली। वो कहाँ सोई थी? भला इससे खफा होते हुए वो सो सकती थी? वो शाल निकाल कर खुद पर लपेटती, दबे कदमों से इसके पीछे जाने लगी। जो न जाने अब रात को कहाँ जा रहा था। वो घर से बाहर निकल गया बगैर गाड़ी लिए। यमन वहीद हैरान हुई थी, वो भी इसके पीछे निकल गई थी। न जाने वो कहाँ जा रहा था। इसे खौफ महसूस हुआ रात को यूँ बाहर निकलते हुए बगैर किसी के साथ। लेकिन फिर अपने से कुछ फासले पर आगे चलते शख्स को देख वो पुरसुकून हो गई थी। मैं अपनी सांसें बेचकर तुम्हारी हिफाजत करूँगा यमन वहीद। इसने यमन वहीद से अल्फाज कहे थे, और अगर उस शख्स ने कहा था कि वो अपनी सांसें बेचकर उस लड़की की हिफाजत करेगा तो वो वाकई कर जाएगा। सब वो खामोशी से उसके पीछे चलने लगे। जारी है। ओके जी, एपिसोड नंबर 49, ठीक है। इसमें सारी पढ़ते नहीं, हमने अलग अलग नहीं पढ़नी। पहले हमारे सब में तो हल्की सी पेन है, प्लीज़ दुआ कीजिएगा। दिया ज़ारा नावल मिस्टर पोजेसिव लव एपिसोड 49 को रीड आउट करते हैं। चले। वो लापरवाह सा वहाँ 5 मिनट से खड़ा था, नज़रें सामने मरकूज थी। वो फ़कीर भी इसे ही देख रहा था, जिसको वो सड़क के किनारे सोता देख इसे उठाकर पिछले 5 मिनट से अब खामोशी से खड़ा था। वो यहाँ वापस क्यों आया था? क्या उसे जन्नत की दुआ चाहिए थी, या वो वाकई मदद करना चाहता था? ये लें। उसने लॉन्ग कोट की पॉकेट से एक नोट निकाल कर उस फ़कीर की जानिब बढ़ाई, बड़ी बेनियाजी से बढ़ाया, जिस पर उस फ़कीर ने नोट के बाद उसके चेहरे के तासुरात देखे। वो 5000 का नोट था। वो ज़ईफ़ फ़कीर धीरे से मुस्कुराते नफ़ी में सर हिला गया। क्यों दे रहे हो अब? इसे गोया याद था उस शख्स का पहले इनकार कर जाना। दुआ चाहिए। उन्होंने नोट उसकी उंगलियों में दबा दे एक चमकती आंखों से पूछा। बस चंद लम्हों की मुलाकात के लिए 2 घड़ी जन्नत चाहिए, यही दरख्वास्त है दुआ की। वो नोट को मज़ीद उस फ़कीर की तरफ बढ़ाते बहुत ही धीमे लहजे में बोला। वह शख्स जो खुदगर्जी में यकीनन हर मिसाल को पीछे छोड़ता था, उसने दरख्वास्त की थी एक फ़कीर से दुआ की। भला दुआ से जन्नत मिल जाती है क्या? क्या अमाल का अमल दखल नहीं होता? बस चंद लम्हों के लिए। नोट उसके हाथ से खींच लिया गया था। ऐसे मालूम हुआ जैसे वो रिश्वत दे रहा हो जन्नत हासिल करने के लिए। वह शख्स जो अगर जन्नत के मालिक से मांगता तो शायद उसे अता कर दी जाती, लेकिन उसने नहीं मांगी। क्यों? हाँ, चंद लम्हे काफ़ी हैं। उसने लब नीचे बात मुकम्मल की और 2 कदम पीछे लेते वो नीचे बैठा, अपने शूज़ उतारे और फिर खड़ा होते अपना लॉन्ग कोट उतारते उस फ़कीर की जानिब बढ़ाया। चाँद की मीठी सी रोशनी के बावजूद वह शख्स ऐसा मालूम होता था जैसे अजीब अंधेरे में घिरा हुआ हो। दूर खड़ी वो लड़की उसकी कार्रवाई समझने की कोशिश कर रही थी। तेज़ हवाओं के झोंके सर्दी में उसके जिस्म को न जाने क्यों लेकिन भले महसूस हो रहे थे। उसकी शाल के किनारे हवा के दोष पर लहरा रहे थे। जन्नत ऐसी तो नहीं मिलती, तुम खुदा से खुद दुआ मांगो बच्चे। उसके बढ़े हुए हाथ को देखते वो फ़कीर मुस्कुराते हुए बोला। उनकी बात सुनते वो शख्स धीरे से मुस्कुराया। हमने जो कीमतन ख़रीदी है उन दुआओं का क्या भरोसा है? मेरी दुआ कबूल होती तो फ़क्त चंद लम्हों के लिए जन्नत की दुआ लेने में आपके पास नहीं आता। वो मुस्कुराया और लब मुस्कुराहट में ढल के, लेकिन आंखें, उन आंखों की चमक मांद पड़ गई। उसने अपनी चीज़ें उस फ़कीर की तरफ बढ़ाते आंखों के इशारे से इन्हें लेने को कहा। इंसान हमेशा खुदा की रहमत को कम ही समझता है, क्या पता वो कब से इंतज़ार में हो। उस फ़कीर ने वो चीज़ें थाम ली। वो शख्स अब नंगे पाँव सड़क के किनारे खड़ा था। ठंडी हवा के झोंके उसके वजूद से टकरा रहे थे। जिसने हाई नेक के साथ ब्लैक पैंट ही पहन रखी थी। बस इंतज़ार? मुझे ऐसे शख्स का कोई इंतज़ार नहीं करता। वो पलटा और कदम आगे बढ़ा लिए। वो 2 कदम चला, फिर सामने कुछ कदमों के फासले पर खड़ी लड़की को देख वो थम गया। चाँद की रोशनी में इन दोनों का अक्स एक दूसरे की आंखों में वाज़ा था, और चाँद भी आज पूरी आबोताब से चमक रहा था। औलाद जैसी भी हो, माँ के लिए वो फ़क्त उसकी औलाद होती है। नेक या गुनहगार से माँ को फ़र्क नहीं पड़ता। बंदा जैसा भी हो, खुदा के लिए वो इसका बंदा होता है। जो एक कदम बढ़ाता है तो वो खुदा के ही कदम बढ़ा कर उसे थाम लेता है।
सड़क पर वापस लेटते उस फकीर की मध्यम आवाज़ उस शख्स के कानों में पड़ी तो बेसाख्ता उसकी आंख से आंसू का कतरा गिरा। वो कतरा यूं ज़मीन बोस हुआ कि आंख भी उससे अनजान रही। वो सड़क के किनारे नंगे पाँव आगे बढ़ने लगा और फिर आखिरी कदम अपनी शरीक के हयात की तरफ लेते वो उसके सामने रुक गया। यहाँ क्या कर रहे थे तुम तो जहन्नुम में जाओगे ना। आंखें छोटी करते उसे देखते वो नाक चढ़ाकर बोलते। आखिर में उसके नंगे पाँव पर नज़र पड़ते खामोश हो गई। तुमने कहा था तो कर दी मदद। उसे देखते वो धीमी मुस्कुराहट से बोला। क्या ताज्जुब था कि उस लड़की की आंखों में देखते उस शख्स की आंखों की चमक वापस लौट आई। जन्नत के लिए। वो इसे एक नज़र देखती पलट गई। वो कदम आगे बढ़ा लिए। वो वहीं खड़ा था। उसकी शाल को हवा में लहराता देखता रहा। हवा उसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी। यमन वहीद एकदम रुक गई। अपने पीछे उसकी आहट न पाकर वो वहीं थम गई और गर्दन मोड़ कर देखा। आ जाओ, इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा। वो मुस्कुरा कर बोली और फिर उस शख्स की मुस्कुराहट वापस लौट आई, आंखों की चमक के साथ। वो सर झटक गया। सर झुकाए वो हाथ अपनी पुश्त पर बांधे उसकी जानिब बढ़ने लगा। मुझ जैसे शख्स का अगर इस दुनिया में कोई इंतज़ार कर सकता है तो वह सिर्फ तुम हो यमन वहीद। वो ठहर ठहर कर सर झुकाए चलते बोल रहा था। उसके लफ्ज़ों में गहरा मान था, गुरूर था। वो आखिरकार उसके पास पहुंचकर रुक गया। सर उठाकर उसे देखा। जो मुस्कुरा कर देखते आईब्रो उठा गई। नहीं, शैतान को जन्नत नहीं मिलती। वो दोनों हवा के दोष पर उस खाली सड़क के किनारे चलने लगे, बिल्कुल साथ साथ, जैसे सफ़र पर निकल रहे हों तो मुसाफिर। 2 घड़ी के लिए क्यों चाहिए फिर जन्नत। उसने जैसे बावर करवाया कि वो उसकी बात सुन चुकी है। उसके अंदाज पर वो लब दबाए मुस्कुराया। फिर उसके चेहरे को देखा जो चाँद की रोशनी में धमक रहा था। तुमसे मुलाकात के लिए। वो इंतहाई मध्यम लहजे में बोला कि वो बामुश्किल सुन पाई, और जैसे अल्फाज समाज से टकराए वो बेसाख्ता गर्दन मोड़े इसे देखने लगी थी जो सामने देखकर चल रहा था। तुम्हें पता है मैं जन्नत में जाऊंगी? उसने सवाल पूछा, एक हैरानगी भरा सवाल, उसके लबों की मुस्कुराहट को देखते हुए। हाँ, सामने खला में घूरते एक लफ्ज़ी जवाब दिया गया। वो दोनों अब भी साथ साथ कदम उठा रहे थे। वो कैसे? उसकी आवाज़ में हल्का सा तजस्सुस पैदा हुआ। रात की नीम सी तारीकी में वो दोनों चलते उस माहौल को मज़ीद सहर अंगेज़ बख्श के। उसने गर्दन मोड़कर उस शख्स को देखा। वो इसे देखते रुक गई। उसकी पलकों में लर्जिश पैदा हुई। हवा उसके बालों की चंद बिखरी लटों को शरारतन उसके चेहरे पर घिराने लगी। अगर इमेजिन किया जाए तो कितनी अच्छी रात है ना, और कितना अच्छा सीन और कितनी अच्छी वर्डिंग है, डायलॉग्स वगैरह सब कुछ परफेक्ट। कितना अच्छा लिखा है दिया ज़ारा ने। मुझ जैसे शैतान को झेलने के बाद जन्नत की हकदार हो तुम। वह एक दफ़ा हंसा और उसकी बिखरी लटों की शरारत को देखा जिसकी गाल पर फिसली गर्दन तक गई। उसकी वह एक तरफा मुस्कुराहट, यमन वहीद को लगा उसकी नज़रों में सारी दुनिया समेट आई हो जैसे। और अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली गई, वह गर्दन कड़ाए बोलती, आखिर में भुएं सकेट कर बोलती। उस शख्स को बहुत अचानक ही कांटों पर घसीट लाई थी। उस लड़की को देखने के बावजूद भी वो मुस्कुराहट समेट गया था। तुम ऐसा नहीं करोगी? वो हाथ फिर से पुश्त पर बांधे सामने देखते चलने लगा। उसके माथे पर हल्के बल उभरे। वो इसकी पुश्त पर बांधे हाथों की भींची मुट्ठियाँ देखते लब काटते उसके पीछे चलने लगी। और अगर मैं वाकई चली गई? उसने गोया कसम खा ली उसे वसीयत देने की। काश वो शख्स को जान लेती तो वह ऐसी बात हरगिज़ नहीं बोलती। लेकिन काश तुम जा सकती हो। वह कदम धीरे धीरे उठाने लगा कि वो उसके हम कदम हो गई। उसकी बात पर वो साकित हुई। ठंडी हवा का झोंका वजूद में सनसनाहट भर गया। मौत हो जाएगी, उस शख्स ने आधी अधूरी बात कही। रात की नींद तारीखी गायब होने लगी। उस लड़की ने ऊपर देखा जहाँ बादल चांद को ढकने लगे थे, जैसे कैद कर रहे हो। तुम्हारी मौत यमन वहीद। उसने बात मुकम्मल कर दी और एकदम गहरा सन्नाटा छा गया। उस लड़की को खुद के कदमों के छाप सुनाई देने लगी, एक होलनाक छाप। उसने आसमान को फिर से देखा। चांद गायब था। बादल चांद को कैद कर चुके थे। उसने धीरे से गर्दन मोड़ते सामने चलते शख्स को देखा। उसका दिल बंद हो गया। उसे खौफ महसूस हुआ उससे, उसके सर्द लफ्ज़ों से, सर्द लहजे से। तुम जा सकती हो। जब तुम मर गई मैं खुद तुम्हें मार दूंगा, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद भी मैं तुम्हें खुद करीब रखूँगा। वह बोलते बोलते एकदम रुक गया। गर्दन मोड़कर उसकी खौफ से फैली काली आंखों में देखा। यमन वहीद का दिल अब तेज़ी से धड़कने लगा।
तुम्हारी कब्र अपने कमरे में बनाकर रोज़ उस पर फातिहा पढ़ूंगा, मैं वादा करता हूँ। गहरे सन्नाटे को उसके लफ्ज़ों ने तोड़ दिया। कुछ इर्ताश पैदा हुआ, खौफ से उसके माथे पर पसीने के कतरे चमके। उस शख्स ने धीरे से उसके हाथ को पकड़ा और फिर गिरफ्त मजबूत करते वो चलने लगा। वो बामुश्किल कदम उठाते उसके साथ चलने लगी। जासिम कमाल ने महसूस किया उस लड़की के हाथ की उंगलियां धीरे से थरथरा रही थी। वो नामहसूस सा मुस्कुराया। कुछ बोलो। वो यूं ही खामोशी से चल रहा था। जब वो फिर से बोला, वो नरमी से उसके हाथ की पुश्त को सहलाया। तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? वो कुछ पल ठहर कर बोली थी, जैसे वो जानना चाहती हो उस शख्स को। तभी उसके नंगे पाँव को देखते धीरे से बोल उठी, क्या इतना आसान था गहरे राजों का फाश हो जाना? इन राजों का जिन्हें दफनाने में उस शख्स के हाथ जख्मी हो गए थे। हाँ है, 2 लफ्ज़ी जवाब और फिर गहरी खामोशी। क्या? वो लब पीछे बोली थी। मेरी ख्वाहिश है मैं तुमसे पहले मर जाऊँ। वो लड़की बात के अख्ताम पर चौंक उठी थी, क्योंकि बात की शुरुआत से अख्ताम तक उस शख्स का लहजा इतना नॉर्मल था कि वो समझ नहीं पाई उसने कितने गहरे जख्म दिए थे अपनी बात से। क्यों? वो कुछ पल ठहर कर बोली, हैरान नज़रों से। उसके चेहरे को देखती दिल में जानी सी कसक उठी। दिल धीरे से लरसा, लेकिन वो पूछना चाहती थी, तभी पूछ लिया। हमने कुछ देर पहले, मतलब कुछ वीडियोस में पहले जिक्र किया था, जब भी ऐसे कुछ हीरो जिक्र करता है ना तो लड़की उसके मुंह पे हाथ रख देती है। और ऐसे इंडियन सीरियल्स में भी होता है, उसके मुंह पे हाथ रख देती है कि तुमने नहीं मरना। ऐसे हमने कहा था कि कोई ऐसा नावल जिसमें लड़की इत्मीनान से सुन ले कि वो मर रहा है तो उसको मतलब वैसे बुरा फील हो, लेकिन हाथ ना रखे। शायद दिया सारा की फ्रीक्वेंसी हमसे मैच हो रही थी कि उसने लिख दिया। ऐसे सीन का हम इंतज़ार में थे। सुकून से सुनो, क्यों मरना चाहता है? तुम्हारी जुदाई मेरे बस से बाहर की बात होगी। उसने गोया जवाब दिया तो वैसे देखती रह गई। वह शख्स कितना खुदगर्ज था ना। वो तो शुरू से ही ऐसा था, ये कोई नई बात तो ना थी। तुम कितने खुदगर्ज हो, वो बिला आकर शिकवा कर गई। वो धीरे से हंसा। उस लड़की ने उसके हाथ पर गिरफ्त सख्त कर ली तो वो मज़ीद मुस्कुराया। कोई शक है? उसने जैसे असली ढीठपन का सबूत देते उसे तब चढ़ाई थी। वो खूफकी से देखने लगी तो वो कंधे झुका गया। और अगर मैं पहले मर गई तो मेरी कब्र पर रोने आओगे तुम? उसने जैसे शख्स को जिलाना चाहा था। घर के गेट के अंदर इंटर करते वो नॉर्मल लहजे में बोली, नहीं। फ़ौरन एक लफ्ज़ी जवाब दे दिया गया। वो इसे जलाना चाहती थी, लेकिन उस शख्स के जवाब ने उसे साकित कर दिया था। क्यों? उसके लहजे का जोश ख़त्म होते मद्धम पड़ गया। वो दोनों सीढ़ियाँ चढ़ते अब अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। जब कमरे के बाहर खड़े उसने सवाल पूछा, भला मरे हुए लोग भी दूसरों की कब्रों पर जाकर रोया करते हैं स्वीट हार्ट? वह आईब्रो झुकाते बड़े दिलकश अंदाज में बोला कि वो बस इसे देखती रह गई। वो बात, वो अल्फाज गमगीन थे, लेकिन जिस अंदाज में वो शख्स बोल कर गया था वो अजीब सा लहजा था, दिल धड़का देने वाला, इज्जत देने वाला। मौत की बातें बहुत हो गई, अब जान पर अज़ाब बनूं। कमरे में इंटर होते उसने इसका हाथ गिरफ्त आज़ाद करते उसकी कमर के गिर्द हाथ लपेटते उसे अपनी जानिब खींचा। वो उसके सीने से टकराई। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा यमनवीर, तुम अपनी आज़ादी के लिए तरस जाओ तब भी नहीं। वो धीरे से सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला और इसके लबों के किनारे को धीरे से सहलाया। तुम कितने बेशर्म हो। उसके सीने पर हाथ जमाते, उसकी खमारी का फ़ायदा उठाते उसे धक्का देते वह दूर होकर खड़ी हुई, जबकि उसकी ताकत पर हैरान था, ये अपनी खमार आलूदगी पर। बीवी हो तुम मेरी, बेशर्म क्या मैं तो वारा भी बन सकता हूँ? वो कंधे झुकाते धीरे से हंसते बोला और कदम उसकी जाने बढ़ाए, जो उसके बढ़ते कदमों पर अपने कदम पीछे ले गई। उसके गाल दहक उठे। ज़रा भी शर्म नहीं है तुम्हें? वो नाक चढ़ा कर बोली, अलबत्ता लब धीरे धीरे मुस्कुराहट में ढल रहे थे। उसकी आंखों में चमक उभरी। कोई गधा ही होगा जो बीवी के सामने शर्म करे, ऐसे गधे को 7 गधों की सलामी। वो लबों पर ज़बान फेरते आंख विंग करते सरशारी से बोला। उसकी बात पर वो इसे देखती रह गई। जाएं फिर, सीने पर बाजू बांधे वो हुक्म देने वाले अंदाज में बोली। कहाँ? उससे 4 कदमों के फासले पर रुकते वो नासमझी से बोला, जिस पर लब दबा गई जैसे कहका रोक रही हो। उस गधे को सलामी देने। वो उसे देखते कोशिश के बावजूद भी हंस पड़ी थी, जबकि उसकी बात का मतलब समझते वो हंसते उस बात में सर हिलाते उसकी तरफ बढ़ गया। आपको समझ लगी? उसने कहा ऐसे गधों को 7 गधों की सलामी। उसने कहा जाए सलामी देने। अब देखो ये गधा करता क्या है।
वो उसके पीछे भागा था, जो कमरे में इधर उधर भागते आखिर में बेड पर चढ़ गई। वो इसे कैद करते बेड पर गिरा। उन दोनों के कह के कमरे में गूंज रहे थे। गधी, वो बड़बड़ाया तो वो खूफकी से मुंह फुला के उसने धीरे से उसके हाथों को काबू करते उसके गाल पर लब रखते अपने गाल उसके गाल से मिस की। वो लब काट कर रह गई। उसकी पलकों की लर्जिश पर वो बोझल नजरों से उसे देखते उसकी आंखों पर लब रख गया। वो धीरे से मुस्कुराई। कुछ दिन हम घूम आए हैं ज़माने से, देख फिर लौट आए हैं तेरे बुलाने से। बेशक 1000 परेशानी हो ज़िंदगी में, दिल बहल जाता है तेरे मुस्कुराने से। जब ना हो कोई किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार तो क्या बात नहीं करते हो इतनी देर, पूछता है दीवाने से। कोई और सामने रहे तो तबीयत पर कुछ असर नहीं, मेरा मन मचलेगा तेरे सामने आ जाने से। मोहब्बत में मर मिटते हैं शब भर में, शफीक सीख रहे सबक तू भी परवाने से। वाह, क्या सोच रहे हो? नकाब की पिन लगाते उसने एक नज़र खुद पर डाली और शीशे पर उभरते उसके अक्स को देखते सवाल किया, जो मखमूर नज़रों से उसे देख रहा था। तुम क़यामत हो और मैं गुनाहगार बंदा। वो धीरे से सर झुकाए, तौबा है, सर झुकाए सिर मुस्कुराते वापस सर उठाते अपनी शहद रंग चमकती आंखें उस पर टिकाते बोला, प्लीज़ कोई बुरा भला ना कहे कि हम लेट एपिसोड दे रहे हैं, क्योंकि एक वीक से राइटर की तबीयत भी ख़राब थी और ऊपर से हमारा सर भी बहुत शदीद दर्द है और फिलहाल पढ़ते हुए हमारे गले में भी दर्द हो रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, पता नहीं क्या है, इसलिए ठीक है। और एपिसोड संडे या मंडे को आएंगी जितनी भी। वो धीरे से सर झुकाए सिर मुस्कुराते वापस सर उठाते अपनी शहद रंग चमकती आंखें इस पर टिकाए बोला, जो इसकी बात पर इसे देखते पजल हुई थी। और जब क़यामत गुजरी ना तो कड़ा हिसाब देना पड़ेगा। वो आईब्रो उठाकर बोलती उसकी जानिब बढ़ गई, जो बैठ के किनारे से खड़ा हो गया। अगर तुम्हारे जुर्मों का हिसाब लूँ तो कड़ा हिसाब होगा। तो उसकी शर्ट का बटन बंद करते उसके कंधे से नादीदा गिर्द झाड़ते बोली। वो मुस्कुराता उसे देख रहा था। अगर हिसाब तुम ले रही हो तो कड़ा हिसाब भी मंजूर है। उसकी कमर के गिर्द दोनों हाथ रखते वह गंभीर लहजे में बोला और झुककर उसके पेशाने पर बोसा दिया। जब तुम मेरे लबों की हिद्दत पर अपनी आंखें मीचती हो तो मेरा दिल अपनी आंखों में कहीं कैद कर लेती हो। वो हल्का सा पीछे हटते उसकी मीठी आंखों को देखते मध्यम सरगोशी में बोला, तुम्हें कब शर्म आएगी? अपनी कमर पर सिरकती उसकी उंगलियों की लिमिट पर वो खुश्क हलक को तर्क करते नज़रें उठाए सवाल करके और बेशक से उसकी उठती गिरती पलकों में ही उलझ गया। जब तुम नकाब करती हो तब। वह लब दफाए शौक हुआ और उसका हिजाब सेट करने लगा। वह चौंकी। क्या? वह नासमझी से उसे देखते बोली, जिसकी आंखों की चमक इसे अपने अंदर उतरती महसूस हुई। जब तुम नकाब करती हो तो मेरा दिल तब थोड़ी थोड़ी शराफत दिखाते मौलवी साहब बन जाता है। वो लबों पर जुबान फेरते आखिर में लब दबाए बोला तो वह इसे देखती रह गई। वो शख्स किस हद तक शौक था उसे खुद की जाने मुसलसल तकता पाकर वह दोनों भुएं उठाकर इसे देखने लगा। वो नज़रें फेर गई और नफ़ी में सर हिलाया। उसके हाथों की गिरफ्त उसकी कमर पर सख्त हुई। तौबा, सर झुकाई वो लब काटते झिरझिरी लेती बोली, कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? भला वो शायद भूल गई थी वह कायान सिकंदर था जिसने उसे नहायत इज्जत से किडनैप करवाया था। उस शख्स से हर चीज़ की तवक्का की जा सकती थी। मैं कायान सिकंदर हूँ, तौबा से तो मैं नहीं टलने वाला, इस्तगफार भी बोले उजोजा। धीरे से उसकी थोड़ी के नीचे अपनी दरमियानी उंगली जमाते उसने इसका चेहरा ऊपर उठाया। वह शरारत से बोला, उसकी बात पर नज़रें वापस झुका के, देर नहीं हो रही? वह उसकी आंखों के शौकपन को बोझल जज्बात में बदलता देख तेज़ी से बोली। उसकी फुर्ती को वो फिर से मुस्कुराया। चलो। इसके कंधे पर हाथ जमाते हुए उसे नीचे की जानिब लिए चलने लगा था, जो मुस्कुराते उसके साथ कदम उठा रही थी। मोम, हम कहीं जा रहे हैं, लेट आएंगे। हाल में बैठी अपनी माँ को देखते हुए वो मुस्कुरा कर बोला। वो भी कई सालों बाद वो खुशकुन एहसास से उसे बाहर जाता देखने लगी, ऐसे जैसे सब ठीक होने वाला है। क्या वाकई? एक तो राइटर लिख देती है सब ठीक होने वाला है, साथ ही लिख देती है क्या वाकई? सवाल पूछा जा रहा है तो इसका जवाब है नहीं। इतनी जल्दी कहाँ? इसे लेते 1.5 घंटे की मुसाफत तय करते वो एक बड़े से मैदानी इलाके में पहुंचा, जहां एक तरफ बड़ी सी बिल्डिंग बनी थी और उसके आगे बड़ा सा मैदान था। वो उस घास के बड़े से मैदान को देखती रह गई। आसमान अबरलूद, ऐसे में वो वसी मैदान और आसमान पर छाई काली घटा और हल्की सर्द हवाएं बहुत ही दिलफरेब मंजर पेश कर रही थी। तुम खुश नसीब हो जो डैशिंग बंदे को गोल्फ खेलते देखोगी,
वो बड़ा इतरा कर बोला था, दिखावट से कि वो नफ़ी में सर हिला गई। उसने देखा वहाँ कोई नहीं था। वो हिजाब में थी। बहुत दूर कहीं 2 आदमी खड़े थे, लेकिन वो खासे दूर रहे। वो अभी कोई जवाब देती कि अचानक की तेज़ रफ्तार आवाज़ पर उसने ऊपर देखा। जहाँ हेलीकॉप्टर उस मैदान के ऊपर से उड़ता, वहाँ बनी बड़ी बिल्डिंग की छत पर लैंड हुआ था। वो मुंह खोले उसे देखने लगी थी। उसने काली घटा से सजे आसमान को देखा। बारिश के इम्कान थे। वो धीरे से मुस्कुराई, अजीब सी मुस्कुराहट, अजीब सी पर गौर किया जाए। वो भागकर उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ा, जबकि वो दूर से इसे जाता देखती रही, जो बिल्डिंग से बाहर आते आदमी के हाथ से कुछ ले रहा था। बारिश की पहली बूंद एकदम उसके हाथ पर गिरी। उसने सर उठाकर देखा तो कई कतरे उसके चेहरे पर गिरने लगे। वो पलटकर उसे बारिश में खड़ा देखते तेजी से उसकी जानिब बढ़ा। बारिश तेज हो चुकी थी। उसके हाथों में सुर्ख गुलाब थे। तो क्या शख्स ने सुर्ख गुलाब हेलीकॉप्टर के जरिए मंगवाए थे? वो कितना अजीब था, लेकिन mesmerize करता था। वो इसके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था। मुस्कुराकर उसे देखा, जो आगे बढ़ने लगी। उस शख्स ने नहायत नरमी से उसकी गलाई जकड़ी। वो रुक गई और लिम्स की हिद्दत से धड़कने भी रुक कर फिर सर तोड़ अंदाज में धड़की। अगर तुम हाँ बोलोगी तो इस बरसती बारिश में मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलूँगा। वो इसकी कलाई को अंगूठे से सहलाता बोला। वो मुकम्मल भीग गया था। फूलों से पानी के कतरे ज़मीन पर गिर रहे थे। वो ज़रा सा उसकी जानिब गर्दन झुकाकर वो फूल उसकी तरफ बढ़ाते चमकती आंखों से बोला, और इख्तिताम आमीन पर होगा। उसके भीगे चेहरे पर फिसलती बूंदों को देख वो धीमे से मुस्कुराते बोला। उस लड़की ने फूल उसके हाथों से थाम लिए। उसके फूल थामते ही वो खुलकर मुस्कुराया। उसे वो काली घटा खुशकुन लगी। सर्दियों की वो बारिश जो हिसाब झंझोड़ रही थी, उसे वो दिलफरेब लगी। हर इंसान खुशगवार ही तो वेट सॉरी वीडियो को कट नहीं करेंगे क्योंकि एडिटिंग का हमारे पास टाइम नहीं है। इधर हमने एक वर्ड रॉन्ग पढ़ लिया, उसको ठीक कर लेते हैं। हर मौसम खुशगवार ही तो लगता है अगर खुद के अंदर का मौसम खुशगवार हो। पॉइंट टू बी नोटेड। सही बात है वैसे। और फिर यकदम वो फूल उस शख्स के सामने उस लड़की ने ज़मीन बोस कर दिए। मुझे मुस्कुरा कर देख रहा था। मुस्कुराहट सिमट गई, आंखों की चमक मांद पड़ गई। चटाक क्या? उस तेज़ बरसती सर्दियों की बारिश में वो कपकपाते हाथों से एक जोरदार तमाचा उस शख्स के मुंह पर झड़ गई। क्यों? ये क्या हुआ? आग ही होया। एकदम ही गिटार मसीद आसमान पर फैल गई। एकदम ही अंधेरा छा गया, जैसे रोशनियां आसमान की वसीतों से छीन ली गई हों। हिसाब कड़ा होगा कयान सिकंदर, तुम्हारी वजह से मेरे बाप की मौत का हिसाब। वह जब बोली तो इसके लहजे में आग सी थी। आंखें नफरत से सुर्ख होती और शख्स पर जमी थी। वो साकित नज़रों से नीचे गिरे फूलों को देखता रहा। फक्त नज़रें कहाँ उठ रही थी। समातों में जब उसकी वो तेज़ आवाज़ टकराई तो हैरान आंखों से उसने उस लड़की की नफरत ज़दा नज़रों में देखा। क़यामत तुम पर गुजरेगी। वो फंकारी थी शिद्दत से। सर्दी से उसके हिसाब काँप रहे थे। जिसम में सनसनीखेज लहर दौड़ी, लेकिन दूर कहीं रूह किसी परवाने की मानिंद जल रही थी। तुम सज़ा पाओगे, वो नफरत से लपीचे बोली, और उस शख्स को लगा जैसे नेज़े उसके दिल में उतारे जा रहे थे। रफ्ता बहुत अंदर तक, दिल के गहराइयों में। वो फटी फटी निगाहों से उस लड़की को देखने लगा। उसे अपना दिल बंद होता महसूस हुआ, जैसे सांसें कोई खींच रहा हो बड़ी शिद्दत खेजी से। वो सांस नहीं ले पा रहा था। जारी है? ओह माय गॉड। सवाल है तो चलो जवाब देते हैं। ये राइटर ने लिखा है। हैरान हो तो हम मज़ीद कर देंगे। इमोजी भी देख लो आगे क्या लगाया है। ये दिया ज़ारा का नावल है और दिया ज़ारा सिंपल लव स्टोरी नहीं लिख सकती। कहा था ना, हर डायलॉग, हर वजाहती सीन ज़रूरी है। हर मुस्कुराहट, हर बार आंखों की चमक, सब ज़रूरी है। दिल थाम लो कहीं कि ये दिल बंद होगा सॉरी। चलाकू से दिया। ओके, अभी हमारे पास एक और एपिसोड है, लेकिन देखते हैं क्या होगा। और उसके साथ ही फजर ने क्यों मारा थप्पड़ का यान सिकंदर को, और इसने क्यों कहा कि मेरे बाप की मौत के कसूरवार तुम हो, ऐसा कुछ भी। हालांकि पूरे नावल में यही दिखाया गया था कि फजर के फादर मर गए हैं और बाद में वो जो 4 साल पहले उसको किसी गुंडों ने किडनैप किया था, वो पूछ रहे थे कि तुम्हारे फादर कहाँ पे हैं। हालांकि फजर को तो यही बताया गया था कि उसके फादर मर गए हैं। तो इसमें क्या मिस्ट्री है? और एक बात जो दिया सारा ने सही लिखी वो ये थी कि मैं कभी भी लव स्टोरी नहीं लिख सकती।
और ये लव स्टोरी कहाँ से लग रही है, अजीब ही चीज़ है। खैर, नावल मिस्टर पॉसेसिव लव एपिसोड 50 को रीड आउट करेंगे, ठीक है। ये देख ले, 1 घंटे की वीडियो बन गई, आपकी सारी शिकायतें दूर, बट हमारा सिर में बहुत पेन है और आंखें भी बंद हो रही हैं। हमारा दिल कर रहा था ये एपिसोड ना पढ़े, चलें पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं सुनिए। 20 और 20 40 पेजों की एपिसोड है ये। तुम्हें पता है, बैकग्राउंड से टेक लगाए उसे बाजू के हल्के में लिए, वो मोहब्बत से उसका हाथ थामे सामने देखते बहुत धीमे लहजे में बोला, नहीं। वो लब दबाए मजाकन गर्दन जरा सी घुमा कर इसे देखती फिर सामने दीवार पर लगी उसकी दीवार गिर तस्वीर को देखते बोली। वो धीरे से मुस्कुराया, तुम मेरी इस हयात में मेरी तरजीह अव्वल हो। हसार उसके कंधे पर मजबूत करते वह उसकी तरफ गर्दन मोड़े उसकी पलकों की लर्जिश को देखते बोला, मैं तुमसे इश्क करता हूँ यमन वहीद, और मुझे पता है हम बिछड़ जाएंगे। वो खुश्क लबों पर ज़ुबान फेरते बहुत धीरे से बोला, ऐसे जैसे दुनिया में ये अल्फाज अजियत का दूसरा नाम हो। ऐसा क्यों? वो बेसाख्ता गर्दन मोड़कर उसे देखने लगी। उसे अजीब सा महसूस होता था, उस शख्स का ऐसा लहजा जैसे गहरे राज। क्योंकि वह कुछ पल ठहरा और शहादत की उंगली बढ़ाते उसकी लड़ती पलकों पर रखी। वह धीरे से आंखें बंद कर की। उस शख्स का लिमस ही आबे हयात था। इश्क फनाह करता है, बर्बाद करता है, वह मुकम्मल नहीं होता। गर्म सांसों की तपिश को अपने चेहरे पर महसूस करते वो फड़फड़ाते लबों से कुछ कहने की जद्दोजहद में था। आप तो खुद गर्ज है ना, आप मुकम्मल कर लेंगे। उसने अपना हाथ धीरे से उसके चौड़े सीने पर धरते दिल के मुकाम पर रखा और धीरे से मुस्कुराए। वैसे तुम्हें पता है, उसकी हल्की बड़ी बियर्ड पर उंगली चलाते उसने आंखें खोलकर उसकी काली चमकती आंखों में देखा। उसकी बात पर वो आईब्रो चुका गया। जन्नत में हूरें होती हैं। वो धीरे से ऊपर उठते उसके कान में सरगोशीनुमा आवाज़ में लब दबाए बोली। उस शख्स ने उसके कंधे से हाथ उठाते उसकी कमर पर गिरफ्त सख्त की। अच्छा, फिर तो मैं तौबा करता हूँ। वो निचला लब दांतों तले दबाते उसके अंदाज में उसके करीब झुकते सरगोशी कर गया। अंदाज में शरारत थी, जबकि उसके लबों की हरकत अपने कान पर महसूस करते उसकी गिरफ्त उसके दिल के मकाम पर सख्त हुई। देखा, बाकी मर्दों की तरह निकले तुम भी। वह इससे अलग होने की कोशिश करती बोली जब उसने झटके से उसे वापस नीचे अपने पास गिराया। निकले का क्या मतलब है? मैं मर्द ही हूँ। इसके नर्म नाजुक हाथ को थामते बेचारा शौक हो गया। उसने वापस अपने दिल के मकाम पर धरते खासे रोब से कहा, बाजार में बुर्का पहनकर बाजी कौन बना था? वो कोशिश के बावजूद मुस्कुराते हुए बोली तो वो खुजल होते फिर डिठाई से हंस दिया। शर्म नहीं आई थी? धीरे से हाथ उसके दिल के मकाम से उठाते उसके गले की बुरी हुई हल्की गद्दी हड्डी पर फेरते वो फड़फड़ाते लबों से बोली, हाँ शर्म बहना आई थी मेरे पास, लेकिन मैंने इसे मुंह नहीं लगाया। भला मैं पक्का जन्मरीत नामहरम को मुंह लगाता अच्छा लगता? अपने गले पर उसकी हरकत करती उंगली का लिमिट महसूस करते उसका हलक खुश्क हुआ। उसने उसकी उंगली पकड़ते अपने गले से हटाई, जबकि उसकी बात पर वह नजरें अजीब नज़रों से उसे देखने लगी। वाकई शर्म नहीं आती? वो अपनी उंगली से छुड़वाने की कोशिश करते सवाल करते उसकी बेबाकी पर हंसी। वह शख्स अब ऐसा था कि उसकी मौजूदगी में मुस्कुराहट यमन वहीद के लबों से जुदा तक न होती थी। आई थी एक दिन, फिर मैंने भी साफ कह दिया, मेरे पास मेरी बीवी है बहन जी, आप किनारा कशी करें। वो इतरा कर बोला। वो मुँह खोले से देखने लगी, जो बाएं आंख दबा गया। यमन वहीद बेसाख्ता सर झुका गए। उसने धीरे से उसकी उंगली अपने लबों से लगाते अपने लब रब किए। वो अंदर तक सनसना उठी थी, धड़कनें एकदम रुक गई। वो धीरे से उसकी उंगली पर लब रख गया और उस लड़की की रुकी हुई धड़कनें फिर से बहाल हो गई। हूरें इस दिल को संभाल नहीं सकती, इसे वक्त तुम काबू कर सकती हो। हूरों से भला मेरा क्या लेना देना? बाबा बुल्ले शाह फिर कहते हैं ना, जे तू अगले जहाँ भी नहीं मिलना, फिर जन्नत की ते तू सकी। उस लड़की के झुके सर को देखते उसने दरमियानी 2 उंगलियों से इंतहाई नरमी से उसका झुका सर उठाते नरम लहजे में कहा। वो बस इसे देखती रह गई। मेरी जान पर पहली मर्तबा तब बनी थी जब तुम्हारी ये उंगलियां ऐसी ही गुस्ताखी कर गई थी और रहा साहब काम तुम्हारी स्नोजपिन ने पूरा कर दिया। वो हलक तर्क करते बोला और धीरे से उसके रखसार पर हाथ फैलाते आगे की जानिब झुकते इसकी नोजपिन पर लब रखे। खुदा के बाद तुम मेरा आखिरी सहारा हो। हाय अल्लाह। इसके रुखसार को लबों से छूते वो धीरे से उसका सर अपने कंधे पर रख गया। गहरा सांस खींचकर आंखें मूंद की वो सामने अपनी मगरूर सी तस्वीर को देख रहा था। उसकी आंखों में एकदम वहशत छा गई। उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। थोड़ी देर बाद ही उसकी भारी सांसों की आवाज़ पर उसने धीरे से उसे
बेड पर ठीक से लटाया और उस पर कंफर्टर दुरुस्त किया। आखिरी सहारा, खुदा के अलावा सब सहारे आरसी होते हैं। दुनिया के सहारे जितने मर्जी मजबूत हों, लेकिन ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर वो सब सहारे आरसी साबित होते हैं। सही बात है वैसे। वो लब पींच गया, सख्ती से एक जानदार बोसा उसके माथे पर दिया और कमरे से बाहर निकल गया। उसका दिल बेचैन था, वो जानता था वो लड़की भी आरसी साबित होगी। इसका मतलब है कुछ तो होने वाला है। खैर, नावल का एक छोटा सा मैसेज हम राइटर की तरफ से आपको देना चाहते हैं। बेशक हमें नहीं पता कि नावल में वो कह रही थी कि आपको एंड पे कोई सबक मिले या ना मिले, लेकिन नावल के हर एपिसोड में या मतलब ज़्यादातर एपिसोड में उन्होंने किसी न किसी पैसेज के थ्रू, किसी न किसी वाक्य के थ्रू दुनिया पर, आपके अंदरूनी कैफियत पर, मतलब भी लोगों पर लिख कर या अल्लाह पे यकीन पे लिख के आपको सबक दे रही हैं। जैसे मरियम, आपको याद है, जो डिप्रेशन की वजह से मर गई थी, उन्होंने वहाँ पे डिप्रेशन को लिख के आपको मतलब ज़्यादा खुदकुशी के बारे में कि वो हराम होते हैं, ऐसा कुछ भी। ठीक है। फिर ऑफिस में ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आजकल ऑफिस वगैरह में कैसा सलूक होता है लड़कियों के साथ। उन्होंने जब यमनवी नुमान के साथ काम करी थी तब उन्होंने ऑफिस के बारे में लिखा था। फिर फजर की ताई ने उसके साथ क्या किया था, उन्होंने तब खुदगर्जी पे लिखा था, मतलब भी लोगों पे लिखा था कि अगर आप मतलब भी लोगों का लहजा आपके साथ अच्छा हो जाए ना, तो बात को समझ आना चाहिए कि उन्हें फिर से मतलब है आपकी ज़ात के साथ। तो अब बेशक नावल के एंड में वो कह रही थी कि आपको मैसेज कोई मिले या ना मिले, लेकिन एपिसोड में आपको मैसेज मिल रहा है, उसको पिक करना या ना करना ये आप पर मुनहसर है। जैसे कि पिछले एपिसोड में मिला था कि औलाद जैसी भी हो माँ को वो कबूल होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बंदा जैसा भी हो अल्लाह को वो कबूल होता है। आप बस तौबा कर लें, ठीक है, बट तौबा सच्चे दिल से होनी चाहिए। और जैसे अभी दुनिया के सहारे आरसी होते हैं, खुदा के अलावा कोई सहारा मतलब नहीं है कि जो आखिर तक चले। सारे सहारे ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर आरसी साबित होते हैं, फ़क्त खुदा के अलावा। आगे बढ़ते हैं। उसकी आंख अगली शाम तकरीबन 5 बजे खुली थी। सर्दियों की ठंडी शामें अजीब सी उदासी को अपने अंदर लिए ढल रही थी। वह सर पर हाथ रखते कोहनियों के बल बिस्तर में नींद दराज हुई थी। चंद पल ऐसे ही लेटे रहने के बाद उसने गर्दन मोड़कर साइड दीवार को देखा, जहाँ घड़ी की सुइयां 5 के हिस्से को छू रही थी। इतना ज़्यादा कैसे सो गई मैं? वो खुद से बड़बड़ाते बिस्तर से नीचे उतरी, स्लीपर पहने और खिड़की की तरफ आई थी। पर्दा पीछे करके बाहर देखा। बाहर का नज़ारा अजीब था लेकिन फसोखेज था। आसमान पर काले बादलों का राज था, जबकि बारिश बहुत हल्की सी हो रही थी। हम तेज़ इसलिए पढ़े हैं क्योंकि 1 घंटे बाद रिकॉर्डिंग खुद ब खुद ऑफ हो जाएगी और हमसे वीडियो एडिट नहीं होती। फिर उसको साथ करो, कंबाइन करो और फिर बाद में उसको सेव करो, फिर आप तक पहुँचाओ। इस वजह से हम तेज़ पढ़ेंगे आखिरी के, ठीक है? आप लोग खुद आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लीजिएगा, ओके? एक दिलफरेब मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। वो अक्सर भूल गई थी कि फ़क्त आज वो इतनी देर कैसे सोती रही। पिछली रात की सोई वो अब शाम को जाग रही थी। काले घने बादलों की वजह से शाम भी हल्की रात का समा पेश कर रही थी। इसने झिरझिरी सी ली। बाहर लॉन के घास पर गिरते कतरे ही ठंड का एहसास दिला रहे थे। वो खिड़की के पास से हट गई, फ्रेश हुई और ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी एक वाइट चिट को उठाया। मेरा इंतज़ार करना। बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में बस एक जुमला घसीटा गया था। वह फिर से मुस्कुराई और कमरे से निकलती सीढ़ियाँ उतरती बाहर लॉन में निकल आई थी। ठंडी हवा का तेज चौंका इसके जिस्म के आर पार हुआ तो इसने बाजू अपने इर्द गिर्द लपेटे। वो शख्स के इस महल को आज फुर्सत से देख रही थी। वो लॉन की आखिरी दीवार के साथ लगी अब सामने तमीर इस घर को देख रही थी, जहाँ उसके कमरे की खिड़की के अलावा कहीं से भी रोशनी का अक्स नज़र नहीं आ रहा था। एकदम उसके मुस्कुराते लब सिमट के कुछ बहुत अजीब सा महसूस हुआ, ऐसे जैसे वो अंधेर महल में अकेली रोशनी का जरिया हो। और ऐसा ही था। वो कई लम्हे उस घर को देखती रही। बारिश की हल्की बूंदों ने उसके ऊपर बालों की तह को भिगो डाला था। ठंडी हवाओं पर वो अचानक होश में आई थी। वो सर झटकती अंदर की जानिब बढ़ने लगी। उसे सर्दी महसूस हो रही थी और आसमान पर छाए काले बादल अजीब सा खौफ दिल में गाड़ रहे थे। अंदर की जानिब बढ़ते उसके कदम एकदम रुक गए। वह नंगे पाँव घास पर खड़ी थी और पाँव की उंगलियों में अजीब सी हलचल हो रही थी। किसी आवाज़ के तहत उसने पलट कर देखा। हवा के दोष पर उसके काले बाल लहराए थे। वहाँ कोई नहीं था। उसने सर झटका और वापस अंदर की जानिब भड़की। वो लॉन की घास को बूट करने ही वाली थी जब फिर से आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बहुत अजीब सी थी, खौफजदा करने वाली। उसने गर्दन टेढ़ी करके घर के साइड पर बनी उस छोटी सी गली को देखा। वो फड़फड़ाते लबों को पींच कर उस जानिब भड़की, शायद बर्बादी की जानिब।
उसके नंगे कदम हल्के गीले फर्श पर उठ रहे थे। दिल धीरे धीरे से धड़क रहा था। उस लड़की ने शख्स का घर पहले कभी इतने गौर से नहीं देखा। उसे इल्म नहीं था वहाँ कोई पतली सी गली होगी। वह गली के इख्तिताम पर खड़ी थी और आंखों में हैरत लिए सामने बने खस्ता हाल से कमरे को देख रही थी, जिसके दरवाजे पर ताला था। घर के पीछे एक छोटा सा घर, अजीब था ना। वह हलक करती आगे बढ़ी। अचानक उसकी चीख फिजा में गूंजी। उसने ऊपर आसमान को देखा जहाँ बिजली चमक रही थी। वो बिजली की अचानक गिरज चमक से डर गई थी। बारिश हल्की सी तेज होती उसके वजूद को अपनी जद में लेने लगी थी। उसे उस सुनसान से कमरे से खौफ महसूस हुआ। वो थूक निकलती पीछे कदम लेने लगी जब एक दर्दनाक आवाज़ पर उसके कदम वहीं रुक गए। कोई है? वो दरवाजे के सामने खड़ी पूछ रही थी। सर्दी से उसका जिस्म कँपकँपा रहा था। ठंडी हवाएं बारिश की सिमत को बदल रही थी। ऐसा खौफनाक मौसम और ऐसी जगह पे कोई है पूछ रही है। हम होते ना, हमने पीछे भाग जाना था, जाके बिस्तर में लेट के ऊपर चादर ले लेनी थी। जिन चुड़ैल भी होना तो अंदर ना आ सके। कैसी बेतुकी सी बात है ना। क्या कोई अंदर है? उसे अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। बारिश मज़ीद तेज़ हुई और ठंडी हवा ने से झंझोड़ डाला। काले बादलों ने मंजर में अंधेरा फैलाकर जैसे उसके रेह से ओसान भी खता कर डाले। एक हल्की मध्यम चीख दरवाजे के उस पार से उभरी तो वह डर के 2 कदम पीछे हो गई। उसके लब भीगे हुए थे लेकिन हलक खुश्क था। उसने नजरें दौड़ाई। थोड़े फासले पर पड़ी ईंट को जाकर उठाया। ईंट पर लगी मिट्टी से उसके हाथ गंदे हुए थे। ठंडी हवा ने एक बार फिर बारिश की सिमत को बदलते बारिश की फवार को किसी थप्पड़ की तरह दूसरी जानिब दीवार के साथ उसके वजूद पर भी रसीद किया। वो ईंट से उस ताले को तोड़ने लगी थी। 5 मिनट गुजर गए। उसका वजूद कांपने लगा। वो मुसलसल भीग रही थी। बाल माथे और गर्दन से चिपक गए थे। उसने कांपते हाथों से एक आखिरी वार चीखते हुए किया। तकरीबन 7 मिनट बाद ताला टूटकर नीचे गिरा। तेज़ बारिश में भी उसके नीचे गिरने की खौफनाक सी आवाज़ यमन वहीद को सहमा गई। उसने दरवाजे पर हाथ रखा और धीरे से दरवाज़ा खोला। चिड़चिड़ाहट की आवाज़ बढ़ती गई। अंदर अंधेरा था और हल्की सी आवाज़ न जाने किस चीज़ की पैदा हो रही थी। कौन है इधर? इसने बहुत मध्यम आवाज़ में पूछा था कि आवाज़ खौफ के चलते हलक में ही अटक गई थी। उसने पूरा दरवाज़ा खोल दिया और 2 कदम कमरे के अंदर की जानिब दिए कि बाहर से आने वाली रोशनी से वो कुछ देख पाए शायद। लेकिन काले बादलों ने शाम को रात का हिस्सा बनाते कहीं दूर हल्की मध्यम रोशनी को छोड़ा था फक्त। अचानक एक तेज़ गिरज और बिजली की तेज़ चमक से कमरे का दाखिली हिस्सा रोशन हुआ तो वो बेसाख्ता मुँह पर हाथ रखते पीछे को ज़मीन पर गिर गई। उसका सांस जहाँ था वहीं अटक गया। उसने सांस लेने की कई बार कोशिश की लेकिन बेकार। वो कुछ पल वैसे ही रही। उसे लगा वो मर जाएगी। कौन है? अटकते लड़खड़ाते लफ्ज़ गहरे खौफ से तर थे। बादलों की गिरज चमक तेज़ हो गई और साइड दीवार पर बनी लोहे की सलाखों वाली पुरानी खिड़की से अंदर आती चमक पर यमन वहीद ने सामने का मंजर देखते पीछे को खिसकना शुरू किया था। खौफ से इसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने बहुत मुश्किल से रुका हुआ सांस बाहर किया लेकिन सांस फिर से उखड़ने लगा। कौन हो तुम? कौन? उसने लड़खड़ाते लहजे में फिर से वही सवाल दोहराया और अपने दिल पर हाथ रखा जो इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि गोया अभी बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से उसका सांस उखड़ रहा था। उसने गर्दन मोड़कर देखा। बहुत धीरे से खौफ से उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बाहर बारिश तेज़ हो गई थी, तेज़ तर। यमन वहीद जिसे बादलों की गिरज चमक की कोई परवाह नहीं थी, अब ज़मीन पर मिट्टी में बैठी बादल के भयानक अंदाज में गिरजने से बेसाख्ता खिसकते आगे की जानिब हुई कि यकदम ही सामने पड़े वजूद को देख वो फिर से पीछे को हो गई। उसकी टांगें इतनी शिद्दत से कांप रही थी कि उससे खड़ा होना मुश्किल तरीन हो गया। उस मिट्टी के अंदर धंसा हुआ वजूद जिसका सर ही बाहर था जबकि बाकी जिस्म मिट्टी के अंदर था। उसने बिजली की चमक में 2 बार उस शख्स को देखा, उस वजूद को देखा था और अब दिल कहीं दूर जा सोया जैसे धड़कने से इनकारी हो। तो तुम? उससे कुछ बोला नहीं गया। जिस्म की कपकपाहट बढ़ गई। क्या वो ठंड की वजह से थी? नहीं, हरगिज़ नहीं। वो सामने अपने कदमों से कुछ फासले पर पड़े उस अनजाने वजूद की वजह से थी जो शायद अब जिंदा भी ना था। वो कई मिनट वैसे ही बैठी कांपती रही। लबों से लफ्ज़ निकालने चाहे लेकिन ज़बान पर कफल लग गए। दिल सूखे पत्ते की मानित कांप रहा था और बाहर बरसती तेज़ बारिश, काली रात, काला अंधेरा कमरा और वहाँ एक मुर्दा वजूद का यूँ ज़मीन में धंसा होना
और वो अकेली लड़की। खौफ ने अपनी जड़ें बहुत अचानक, बहुत जल्दी हर जगह फैला ली। उसने कांपते दिल के साथ वजूद को आगे की जानिब घसीटा। न जाने कब आंसू उसकी आंख से रवां होगी, उसे तो ये भी पता न चला। उसने हाथ की मदद से मिट्टी दूर हटाने को हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ अपनी इतनी शिद्दत से कांप रहा था कि साथ ही बाजू कांपना भी शुरू हो गया था। कौन हो तुम? उठो। वो पागलों की तरह उस मिट्टी को निकालने की कोशिश करने लगी, जिससे उसकी सफ़ेद फ्राक पर मिट्टी के निशान पड़ गए। उसके गीले बाल गीले चेहरे पर। कोशिश के बावजूद भी रिकॉर्डिंग 1 घंटे से ऊपर ही हो गई। उठो, बोलो कुछ। लड़खड़ाता खौफ से भरा लहजा और कांपते हाथ जो मिट्टी को खोद रहे थे, जैसे वो शख्स को बचाना चाहती थी। लेकिन क्यों? इंसानियत के लिए? या फिर वो जानना चाहती थी वो यहाँ क्यों है और कौन लाया इसे यहाँ? बिजली की तेज कड़क को चमक पर डरकर दूर उछली। मिट्टी से हाथ सने हुए थे, जिस्म हौले हौले कांप रहा था। नहीं, उसे कुछ बोला ना गया, कुछ भी नहीं। वो उठकर पीछे को अंधाधुंध भागी कि अंधेरे के बायस दीवार से बुरी तरह टकराई। एकदम कमरा रोशन हो गया। उसने धुंधली नज़रों से सामने दीवार पर देखा। दरवाजे के पीछे इलेक्ट्रिक बोर्ड था जिससे वो टकराई थी। सर लगने से स्विच ऑन हो गए थे। उसके सर के किनारे और नाक से हल्की सी खून की लकीर निकली। छत पर लगे पंखे की हल्की सी आवाज़ पैदा होती, फिर तेज़ होगी। बाहर से आती तेज़ हवाओं के साथ पंखे की हवा भी शामिल होते उसके वजूद को सुन कर गई। उसने नहायत धीरे से गर्दन मुड़ी, ऐसे जैसे पलट कर देखा तो वो वहीं ख़त्म हो जाएगी। और फिर ऐसा ही हुआ। उसकी आंखें आखिरी हद तक फैल गई, कान साए साए करने लगे। क्या बादलों के गिरजने चमकने से? नहीं, हरगिज़ नहीं। सामने के मंजर को देखकर उसका दिलो दिमाग जहाँ था वहीं स्टिल हो गया। जिस्म बेहिस्सो हरकत हो गया। कैसा क़यामत खेस मंजर था। नहीं, धीरे से सर नफ़ी में हिलाया गया। यमन भीख को लगा उस पुराने कमरे की छत उस पर गिर जाएगी। उसका पूरा वजूद सफ़ेद पड़ने लगा, जैसे वो खौफ के समुद्र में बड़ी गहराई तक गोताजन हुई हो। वो लबों पर हाथ जमा गई। आंखों से आंसू ऐसे बहने लगे कि आंखें बेखबर, हैरत दर हैरत। वो आगे बढ़ी। दिल की धड़कन किसी ढोल ताशे की तरह उसे अपने कानों में सुनाई देने लगी। कदम उठ रहे थे या गिरने को तैयार थे, समझ से परे था। उसने धुंधलाई आंखों को झपका और नीचे ज़मीन को देखा, जहाँ से उसने कुछ मिट्टी हटाई थी, जहाँ एक मुर्दा वजूद था। उसने शिद्दत से अपनी उंगलियां लबों में दबा ली, जैसे चीख रोकी हो। उसने दिल दहला देने वाले मंजर को गर्दन मोड़ कर देखा। वहाँ कितार में 3 लकड़ी की अलमारियाँ पड़ी थी, बहुत बड़ी, और हर अलमारी की शेल्फ पर 2 से 4 शीशे के जार थे, जबकि एक अलमारी की आखिरी शेल्फ पर 10 जार थे। उसका वजूद ठंड से ज़्यादा डर से कांप उठा। वो उस अलमारी के पास उस मुर्दा ज़मीन में धंसे वजूद से थोड़ा फासले पर गिर गई, टांगें उठने से इनकार कर गई और दिल धड़कने से। उसने फटी फटी आंखों से उस अलमारी के आखिरी शेल्फ पर पड़े शीशे के जार को देखा, जिसके ढक्कन के साथ बारीक सी तार बंधी हुई थी और उस तार के साथ एक सुर्ख कागज़ हवा की दोश पर लहरा रहा था। खौफ से फैलती आंखों समेत उसने लड़खड़ाता हाथ आगे बढ़ाया और उस तार के साथ बंधे सुर्ख कागज़ को कांपते हाथ में लिया कि वो कागज़ भी बार बार उसके हाथ से फिसलने लगा। ट्रक ड्राइवर। खौफ से पूर्व लड़खड़ाते 2 लफ्ज़। वो सिर्फ लफ्ज़ ना थे, वो क़यामत थी जो इसके जहन पर गुजर गई। उसने एकदम ज़मीन में धंसे अपने से चंद कदमों के फासले पर पड़े मुर्दा वजूद को देखा। उसकी आंखें फिर से फैल गई। शायद वह पहचान गई थी। वो शख्स कोई और नहीं था, वो वही था जिसने ऑफिस के पहले दिन उसकी मदद की थी। हाँ, वही शख्स जिसे जासूस कुमार ने ऑफिस से एक छोटी सी गलती के चलते निकाल दिया था। सुरख चिट उसके हाथ से फिसल गई। उसने बेसाख्ता मुंह पर गंदा मिट्टी से लथपथ हाथ रखा। हिचकी ने वो हाथों का बांध भी तोड़ डाला। वो सिसकने लगी, वजूद कांपने लगा। बाहर बारिश तेज होगी। आसमान पर बिजली की चमक फट गई। बादलों के गिरज में इजाफा हो गया और अंदर मिट्टी में लथपथ बैठी यमन वहीद के खौफ में भी। उसने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। दीवार के अंदर एक अलमारी बनी हुई थी, जिसके आगे शीशे लगे थे। उस अलमारी में शीशे के जार ना थे, वहाँ कुछ और था। वो खौफ से लब काट गई। उसने फिर अपने सामने पड़ी अलमारी की शेल्फ में रखे शीशे के जार को देखा। उन शीशे के जार में कुछ कैद था। पता है क्या? वजूद के हिस्से। ओह माय गॉड, क्या था उसमें? वजूद के हिस्से मतलब टुकड़े। ओह मेरे खुदा, क्या वाकई ये ऐसी रात को सोचे था जिस दिन दिया ज़ारा ने किस्त लिखी थी ना, हमने रिव्यू में मतलब रिव्यू देखे थे सबके। वो कह रहे थे हमारी तरफ मौसम भी ऐसा है, मतलब ऐसा ही मौसम था।
उनके जिन जिन लोगों ने पढ़ी ना, अक्सरियत की तरफ यही मौसम था और उसमें ऐसी किस्त। तो उसने जो सड़क चिट पड़ी थी, उस शीशे के जार के अंदर किसी की उंगली थी जो गल रही थी। उसका दिल बेसाख्ता ख़राब हुआ। उसने देखा वहाँ उस आखिरी शेल्फ पर शीशे के 10 जार थे और 10 जार में अलग अलग साइज़ की उंगलियाँ थी। वो गिरते पड़ते अलमारी का सहारा लेते आगे बढ़ी। आखिरी शेल्फ को धरे उस शीशे के जार के हेड चिट पर ट्रक ड्राइवर लिखा था। उसने लकड़ी की अलमारी को पकड़ते बामुश्किल खुद को गिरने से बचाया। वो इस लिखावट को जानती थी बहुत अच्छे से। वो कुछ देर कुछ भी सोच ना पाई, बस साकित चेहरा लिए फिर मुख्तलिफ चिट को देखती रही, लड़ते कदमों से आगे बढ़ते हुए। वो लिखावट उस शख्स की थी, हाँ उसी की, जासिब कमाल की। क्या? किसकी? वो लिखावट उस शख्स की थी, हाँ उसी की, जासिब कमाल की। जासिब कमाल की। क्या हमने सही पढ़ा? एक मरतबा नज़रसानी करें। जासिब कमाल की लिखावट थी। तो क्या? नहीं। वो बोलते बोलते रुक गई। वो मानने से इनकारी हो गई। नहीं, यमन वहीद नहीं। यमन वहीद का दिल मानने से इनकारी हो गया। दिल जो खौफ से किसी कोचे में बैठा धड़क रहा था। ट्रक ड्राइवर क्या रहमत को मारने वाला वो था? नहीं। उसने वापस नीचे बैठते कांपते हड़बड़ाते उस सुरख चिट को देखा जिस पर ट्रक ड्राइवर लिखा था। उसके नीचे तारीख भी दर्ज थी। वो चिट इसके हाथ से फिसल गई। यमन वहीद साकित होगी। वो वही तारीख थी जो उनकी शादी की थी। हाँ, वही तारीख जब वो बेबसी से उसके पास गई थी। वही तारीख जब सब बदल गया था, जिस दिन उसकी बहन का एक्सीडेंट हुआ था, जिस दिन वो हादसा हुआ था। उसने पहले क्यों नहीं गौर किया तारीखों पर? हर चिट पर एक तारीख दर्ज थी। बेयकीनी ही बेयकीनी थी। क्या वाकई वो शख्स शैतान था? क्या उसने सही कहा था, मैं शैतान जला दूँ और मैं जहन्नुम में जाऊँगा? उसने बस अंदाज़ा लगाया था और उस अंदाजे का ये रीज़न था। यमन वहीद को आज खबर हुई वो खुद को ऐसे नाजेबा अल्फाज क्यों बोलता था। उसे अपने जुर्म का बखूबी अंदाज़ा था, वो मिलने वाली सज़ा का भी। और वो एक ऐसा शख्स था जो अपनी दास्तान का विलन भी खुद था और हीरो भी खुद ही था। वो एक जहनी मरीज़ था और जहनी मरीज़ की मोहब्बत से वाकिफ़ हो तुम? ऐसे लोग सबसे पहले खुद को तबाह करते हैं। उसने लकड़ी की उन 2 अलमारियों में बनी हर शेल्फ पर रखे हर शीशे के जार की तारीखों को देखा। लड़खड़ाते कदमों से लड़ते हाथों से उसकी रंगत वक्त के साथ साथ सफ़ेद पड़ती गई। उसने दीवार में बनी उस अलमारी को भी देखा जिसके अंदर किसी की हथेलियाँ और किसी के पाँव पड़े थे। उस अलमारी के बाहरी शीशे पर हर हिस्से के सामने कुछ न कुछ लिखा था और नीचे तारीख दर्ज थी। उसे अपनी सांसें बंद होती महसूस हुई। बागी आंसू आंख से फिसलकर ज़मीन पर गिर गया। वो नंगे मिट्टी से भरे पाँव, सफ़ेद फ्राक पर मिट्टी के धब्बे, बिखरे आध सूखे गीले बालों, चेहरे पर जगह जगह मिट्टी के निशानों के साथ, नाक के आखिरी हिस्से और सर से गाल पर आती जमी खून की बारीक सी लकीर के साथ एक जगह जम कर खड़ी थी। बाहर से आती हवा और पंखे की हवा ने उसके हिसाब को झंझोर डाला था, लेकिन उससे ज़्यादा उसे इस कमरे में मौजूद चीज़ों ने झंझोर डाला। वो यूँ थी जैसे जिंदा लाश। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने कहा था ना, अगर तुम मुझे तस्खीर करोगी तो तुम खौफजदा हो जाओगी। पीछे से तेज़ बारिश में उभरती सनसनाती सर्द आवाज़ पर उसने बेदाश्तगी से मुड़कर पीछे देखा। वो दरवाजे के वस्त में खड़ा था। उसके चेहरे पर मसनूई रोशनी के साथ बिजली की चमक भी पड़ रही थी जो खौफनाकी के इस मंजर को मज़ीद भयानक बना रही थी। तुमने मुझे तस्खीर कर लिया। तुमने गलत किया। वो यूँ बोला जैसे एक बेजान मशीन। हर जज्बात से यारी लहजा और सुरख रंग आंखें उसके कदमों को अपनी जानिब बढ़ता देख वह कांपते कदमों से पीछे होने लगी। तो क्या वह सही थी? क्या उस शख्स ने इसे बर्बाद किया? उस शख्स ने जिसे दिल ने कहीं ना कहीं जगह देती थी। आंसू आंख से गिर रहे थे। चेहरा सफ़ेद पड़ता जा रहा था। कदम लड़स रहे थे। बादलों की गिरज से खौफ आने लगा। बारिश ने फिर तूफ़ानी रात का मंजर खींच डाला। अजीब खौफनाक सा तिलिस्म था जिसमें वो कैद होती चली गई। तो तुमने क्यों? वो खटी खटी आवाज़ में बामुश्किल चंद अल्फाज बोल पाई। उसके बढ़ते कदम उसे ऐसे लगे जैसे कोई शैतान उसकी तरफ आ रहा हो। वो लटखड़ा कर नीचे गिर गई। वह इसमें सलसल अपनी जानिब बढ़ते देख पीछे कुछ खिसकने लगी। तुम मेरी मुसाफिर हो यमन वहीद, एक ख़तरनाक घटिया रास्ते की मुसाफिर। तुम्हें संभल कर चलना चाहिए था ना। तुम लड़खड़ा गई हो। वो इस तक आते नीचे दोजानों बैठते इसके कंधे पर हाथ रखते एकदम गिरफ्त सख्त कर गया। यमन वहीद की आवाज़ सड़क में अटक गई। वो सांस सीने में कहीं उलझ गई।
उसकी सर्द काली दरिंदगी से चमकती आंखों में देखते वो साकित होगी। उससे कुछ बोला ना गया। अपने कंधे पर बढ़ती उसकी गिरफ्त तक उसके सुन्न होते वजूद को महसूस ना हुई। दिल की धड़कन मध्यम पड़ गई। उसे लगा वो मरने वाली है। वो साकित नज़रों से उस शख्स को देखने लगी जो आज से नहीं बल्कि शुरुआत से पागल था। उसने अपना बचपन से जवानी का दौर उस पागलपन पर सर्फ किया था। उन शीशे के जार में वजूद का कोई ना कोई हिस्सा बंद था और सबसे पुरानी तारीख आज से 4 साल कबल की थी। यह हैवानियत का खेल 4 साल पुराना था। यह दास्तान 4 साल पुरानी थी। वो दास्तान जिसकी कहानी का अहम किरदार ही कहानी का विलन था। जारी है। दो मिनट की खामोशी नावल का लव स्टोरी समझने के लिए। ये क्या हो गया? क्या से क्या हो गया देखते देखते? मतलब हमारे पास अल्फाज नहीं, हम क्या बोले, हमें समझ ही नहीं आ रहा। उसने ऐसा क्यों किया? 4 साल पहले तो क्या 4 साल पहले से उसके पीछे था? लेकिन वो तो उससे नफरत करता था ना। उसने उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया, मतलब निकाला नहीं था, उसकी वजह से वो यूनिवर्सिटी छोड़ के चली गई। फिर जब वो ऑफिस में, तब भी उसने उससे कितनी लड़ाई की थी। या मेरे खुदा, इसको समझने से ना हमारे जो सर में दर्द है ना वो और बढ़ जाएगा। फल्ला ये क्या हो गया? जाजब अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अच्छा लिख सकें। 1 हफ्ते से तबीयत नासाज थी। ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया था, सो शिकवा नहीं। और अभी और भी रहता है। कुछ जाजब और कयान की तरफ से कन्फ्यूजन दूर करनी है जो अगली 2 के साथ तो ले ही उड़ेंगी। जब तक इन दोनों की कन्फ्यूजन दूर नहीं होती कल बसीर और रवान का हिर की किस्त नहीं दे पाएंगे। माजरत बाकी कैसा रहा राज तो बच्चा दे। जाजब ऐसा क्यों और इसने ऐसा क्यों किया ये भी बताएंगे, बस सारा सब्र। ओके जी, राइटर ही बता दें तो बेहतर है। लेकिन इस बात पे शौक है, अंधेरी रात और ऊपर से बादल के गिरजने चमकने की और ऊपर से शाम की बारिश है तो हमें पहले ही डर लगता है। शुक्र हमने ऐसी कुछ सिचुएशन में नावल नहीं पढ़ा। ऊपर से ज़मीन में धंसा वजूद और जगह पे जार में बंद ऐसे टुकड़े। लेकिन वो तो उससे नफरत करता था ना। फिर 4 साल पहले की तारीख क्यों दर्ज है? उफ अल्लाह, ये क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन हमारे सर में दर्द है। प्लीज़ जितने लोग भी सुने, बेशक वो कमेंट ना करें, लेकिन प्लीज़ दुआ लाजमी कर दें कि हमारे सिर का दर्द, हमारे गले का दर्द दोनों ही ठीक हो जाए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? दुआएं कबूल हो जाती हैं। सो क्या पता ये जल्दी ठीक हो जाए। पता नहीं क्या, एक मरतबा हुआ था बहुत पहले और फिर ठीक हो गया था। लेकिन लास्ट टाइम हमने थोड़ी सी टेंशन ले ली थी किसी बात की और फिर हो गया। और अब 1 हफ्ते से दर्द में ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं क्या मसला है। खैर, आप लोग लास्ट में दुआ कीजिएगा और एपिसोड कैसी लगी लाजमी बताइएगा। 3 एपिसोड रीड करनी थी, हमने वादा किया था और हमने रीड कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। जिसकी वीडियो 1 घंटा 12 मिनट से 13 मिनट तक बनी है और बाकी की एपिसोड जो कि 51 आ चुकी है और अब 52 राइटर जैसे ही देंगी हैं, मतलब 2 हुई तो 2 रीड कर देंगे, 3 हुई तो 3 रीड कर देंगे, ठीक है? और ये हम हफ्ते के एंड पे रीड, मतलब आपको संडे या मंडे तक मिल जाएगी, ठीक? आपको ऐसे ही एपिसोड मिल जाया करेगी अगले संडे या मंडे ऐसे, ठीक है? तो आप तक एपिसोड पहुंच जाया करेगी। रोज़ से ये होता है कि एक तो हमें याद भूल जाता है, याद करवाने से याद आता है। आप लोगों को पता होगा, आप में से अक्सरियत ने हमें हमारे चैनल पे आके याद करवाया होगा कि आपने मिस्टर पोजेसिव लव की एपिसोड देनी है। और दूसरा ये कि हमें अपना काम करना होता है और स्टडी वगैरह भी करनी होती है, तो इस वजह से याद नहीं रहता, ठीक है? तो टाइम भी नहीं होता, इस वजह से ऐसे ही ठीक है। और इस तरह से ये होगा कि आपको एपिसोड का वेट भी नहीं करना पड़ेगा और हमें याद भूल जाए, ऐसे 3 एपिसोड इकट्ठी आ जाए करेंगी। अब अगली 2 या 3 जितनी भी हुई ना, हम संडे या मंडे को रीड कर देंगे, ठीक है? उससे पहले एपिसोड का कोई ना पूछे, ये फिक्स्ड टाइम आपको संडे या मंडे को मिल जाएगी, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम हुई, नेट का इशू वगैरह हुआ, फिर लेट हो सकता है। और ये भी एपिसोड अगर आपको मिल गई तो ठीक है, वरना देखो, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे लिए दुआ लाजमी कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको भी कामयाब करे और खुश रखे। खुदा हाफिज़। और क्या ट्विस्ट आया है, वाह वाह वाह, हमारा तो दिल ही डर गया है। अगली किस्त में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।